नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहां पर मिलेगा आपको साइंस से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब और आप बनोगे साइंस के नवाब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर पूरी डिटेल से स्टडी की, हमने क्या क्या देखा बच्चों, जल्दी से जल्दी रिवाइज करो और जल्दी से जल्दी बताओ क्या क्या देखा हमने। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस देखे कि नहीं? हाँ देखे सर। उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखे। उसके बाद हमने देखा कि वेस्टिजियल ऑर्गन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसका नाम है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब देखो दोस्तों कि पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, एक यहां पर लिख देता हूं मैं। पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, जल्दी से जल्दी किसी को याद हो तो बताओ। नहीं याद, चलो ना, मैं होना यार किस लिए आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखो दोस्तों, पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ फॉसिल। द स्टडी, जल्दी से जल्दी नोट कर दिए बच्चों, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब होता है पैलियोंटोलॉजी। आई बात समझ में? तो देखो दोस्तों कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या है। अब क्या होता है कि कई बार हमारे अर्थ पर डिजास्टर आते हैं, बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं। कौन सा होता है बताओ जल्दी? फ्लड आता है, उसके बाद वोल्केनोस भी आता है, उसके बाद कौन आता है? अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक भी आता है। तो फ्लड, वोल्केनोस, अर्थक्वेक, इस डिजास्टर की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं, जो एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं कि धरती के नीचे गड़ जाते हैं, दब जाते हैं धरती के नीचे। किसकी वजह से? डिजास्टर लाइक फ्लड, वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। इनकी वजह से क्या होते हैं कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धरती के नीचे दब जाते हैं। फिर क्या होता है कि उनके जो रेमंड्स होते हैं एंड इंप्रेशन होते हैं, रेमंड्स एंड इंप्रेशन, वो क्या होते हैं? वो प्रिजर्व रहते हैं, मतलब वो हम हिंदी में क्या कहते हैं? संरक्षित, प्रिजर्व रहते हैं हमारे धरती के नीचे। तब वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं फॉसिल। उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से जल्दी बताओ, वंस मोर, चलो बताओ क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। मतलब कोई भी अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें बताया जाता है कि डायनासोर हमारे धरती पर एग्जिस्ट करते थे, अब उनके क्या मिलते हैं? उनके अवशेष मिलते हैं। मतलब क्या मिलते हैं? उनके फॉसिल्स मिलते हैं ना। तो किसकी वजह से वो डायनासोर हमारे धरती पर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते? उसका जो रीजन है वो है फ्लड, वोल्केनोस या अर्थक्वेक। मतलब कोई से भाई एक डिजास्टर आया होगा हमारी धरती पर, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डायनासोर थे, उनकी जो प्रजाति थी, उनकी जो जाति थी, वो पूरी नष्ट हो गई। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब बच्चों देखो कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की जो स्टडी है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे धरती के नीचे जब बरीड होते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ फ्लड, वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक लाइक डिजास्टर, इनकी वजह से जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती के नीचे बरीड होते हैं, तो वो बरीड होने के बाद जो उनके रेमंड्स एंड इंप्रेशन होते हैं, जो अवशेष होते हैं उनके, वो हमारे धरती के नीचे प्रिजर्व रहते हैं। और उसी प्रिजर्व अवशेष को या इंप्रेशन या रेमंड्स को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं फॉसिल्स। क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से जल्दी बताओ, क्या कहते हैं? फॉसिल्स। आई बात समझ में? और जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए बताओ? यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज इंपॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। आई बात समझ में? तो देखो, तो बच्चों आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा
कि ये जो हमारे हम कहते हैं सर कि हमें साइंटिस्ट ने बताया कि पिछले जमाने में मतलब मिलियन ईयर एगो हमारे धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। बट वो साइंटिस्ट ने कैसे बताई, उनकी स्टडी कैसे की, उनका जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट कैसा किया। आपके दिमाग में वो सवाल आया होगा, आया है सर, तो कैसा किया सर? उसके लिए बच्चों एक मेथड है। कौन सी मेथड? डायरेक्ट यार सवाल किया तो आप जवाब भी पूछने लगते हो, कौन सी मेथड है? उसके लिए एक मेथड है दोस्तों, वो कौन सी है चलो आगे मैं बताता हूं यार, थोड़ी सी उसके ऊपर स्टडी करेंगे और बाद में हम बताएंगे कि वो मेथड कौन सी है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, हम वो मेथड डिटेल से पढ़ेंगे, वो कौन सी मेथड है, किस मेथड की वजह से हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि यही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे धरती पर एग्जिस्ट करता था, उसका टाइम पीरियड क्या था, वो कैलकुलेट कैसे करते थे, वही मेथड आज हम जानेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे करते हैं पर यहाँ पर हम दो देखेंगे। वो भी कौन से दो आइसोटोप्स होते हैं? कौन सा है बच्चों, बताओ? C12 कौन सा है? एक है C12 और एक है C14। हमारे एटमॉस्फेयर पर ये दोनों जो C12 और C14 आइसोटोप्स है एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज हम मान लो, सपोज हम यहाँ पर एक काऊ मान लेते या एक बुल, हम सर एक हमारी गौ माता ही मान लेते। अब देखो एक काऊ है, हमारी गौ माता है। अब गौ माता क्या करती है, उसका जो खाना है वो क्या है? घास है, मतलब ग्रास है। अब देखो कि जो हमारा एक घास है, ऐसा एक घास है, वो क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से उसके अंदर जो हमारे दो आइसोटोप्स होते हैं C12 और C14, ये जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो घास के अंदर चले जाते हैं। बट जब हमारी काऊ आती है और घास को खाने लगती है, तो जो उस घास में जो आइसोटोप्स थे C12 और C14, वो क्या होते हैं कि हमारे C12 तो हमारे काऊ के अंदर जाएगा ना, तो उसके साथ कुछ प्रमाण में हमारा जो C14 है वो भी काऊ के अंदर जाएगा। बट जब हमारी काऊ डेड हो जाएगी या कोई सा भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएगा, तब क्या होता है? जब हमारी काऊ अगर डेड हो गई, उसकी बॉडी क्या हो गई? डेड हो गई, तब क्या होता है? तब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करने से पहले एक चीज आपको बताता हूं। देखो कि बच्चों, जो हमारा कार्बन C12 है वो क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव है। क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। छोटे बच्चों की तरह बताता हूं, क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। बट जो हमारा C14 है वो कैसे है? रेडियो एक्टिव है। कैसे है बच्चों? रेडियो एक्टिव। आई बात समझ में? अब देखो, नॉन रेडियो एक्टिव मतलब क्या? वो स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल होता है। बट जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो कैसा होता है? नॉन स्टेबल होता है। कैसा? नॉन स्टेबल। कैसा? नॉन स्टेबल होता है। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों कि जब हमारी काऊ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर C12 और C14 चला गया, वो अगर डेड हो गया, तो क्या होता है कि जो C12 है वो कैसा होता है? वो कांस्टेंट रहता है, मतलब स्टेबल रहता है। बट जो हमारा C14 है उसकी जो प्रोसेस क्या होगी? डीके हो जाएगा, मतलब उसका ह्रास हो जाएगा। हमारे हिंदी में कहते हैं उसको ह्रास। मतलब वो क्या होगा? हमारे जो डेड बॉडी है उसके अंदर से वो C14 जो हमारा आइसोटोप्स है वो चला जाएगा। आई बात समझ में? वो क्या होगा? चला जाएगा। बट हमारा जो C12 है वो एज इट इज जैसा का तैसा हमारे डेड बॉडी के अंदर रहेगा। मतलब वो क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव है, उसकी वजह से वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। आई बात समझ में? अब देखो दोस्तों कि इनका जो रेशियो होता है C12 एंड C14 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? वो चेंजेस होता है। कैसा? कंटिन्यूस। द रेशियो, यहां पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ C12 एंड C14 इज चेंज कंटिन्यूसली। कैसा? कंटिन्यूसली। आई बात समझ में?
दो आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, C12 एंड C14। जब हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है तो उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर क्या जाता है, C14, उसके साथ साथ क्या C12 जाता है, उसके साथ साथ क्या जाता है, C14 में जाता है। बट जब हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होता है, उसकी डेथ होती है, तब क्या होती है कि जो हमारा आइसोटॉप्स है C12 वो एज इट इज रहता है। किसकी वजह से, वो नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब स्टेबल है। बट जो हमारा C14 है वो क्या हो गया, और उसकी जो प्रोसेस है वो डिकेइंग हो गई। आई बात समझ में, वो क्या हो गया, डिकेइंग। इसी वजह से हम क्या लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ C14 एंड C12 इज चेंज कंटिन्यूसली। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों कि जो हमारा C12 एंड C14 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। किसकी वजह से, जब हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, डेड होता है। डेड होने के जब डेड होता है तब क्या होता है कि जो C14 होता है वो क्या होता है, डिके होता है, मतलब डिकेइंग प्रोसेस होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रेशियो होता है C12 एंड C14 का, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, देखो वो क्या होता है, चेंज कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर फिर से एक पॉइंट लिख लेता हूं बच्चों, देखो, द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ C12 एंड C14। जब हम C12 एंड C14 का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, किस जो एटमॉस्फेयर में जो आइसोटॉप्स होते हैं, जो दो आइसोटॉप्स होते हैं, उसका रेशियो जो हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग, उस मेथड को हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्बन डेटिंग मेथड। आई बात समझ में। तो इसी को हम कहेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। और जब साइंटिस्ट को पता चलता है कि यही ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पर एग्जिस्ट करता था, उसका टाइम पीरियड कितना था, वो जब हमारे साइंटिस्ट को पता चलता है, उसकी वजह है ये हमारी कार्बन डेटिंग मेथड। आई बात समझ में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे जो हमारे दूसरे एविडेंसेस है, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।